नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें संपूर्ण सिलेबस को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। यह वीडियो सीटेट सोशल साइंस के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप लेवल के क्वेश्चन मात्र एक वीडियो में खत्म किए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भूराजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? स्थायी समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवारी समझौता या महलवारी समझौता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्थायी समझौता। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में स्थायी समझौता से क्वेश्चन पूछा जाता है और महलवारी समझौता या व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो स्थायी बंदोबस्त है इसको किसने लागू किया था? इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने इसको लागू किया था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त में जो कर था वो कैसा था? स्थायी था, इसलिए इसका नाम स्थायी बंदोबस्त या समझौता रखा गया था। ये समझौता आपका कहां पर लागू किया गया था? पूर्वी भारत में, बंगाल में लागू किया गया था इसको। बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उस वाले क्षेत्र में इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। वहीं अगर मैं बात करूं महलवारी समझौता या महलवारी बंदोबस्त की, इसकी शुरुआत 1822 में किसने की थी? होल्ट मैकेंजी ने। किसने इसकी शुरुआत की? होल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी 1822 में। और इसमें किसको मान्यता दी गई थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। गांव का जो मुखिया होता था, गांव का जो प्रधान होता था, गांव का जो प्रधान होता था उसको यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कर वसूलने की। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि महलवारी व्यवस्था में कर वसूलने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो गांव के प्रधान या गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। और वहीं स्थायी समझौता में किसको सौंपी गई थी? राजाओं को सौंपी गई थी और तालुकदारों को सौंपी गई थी, उसी के साथ जमींदारों को भी सौंपी गई थी। ठीक है ना? तो आपने यहां पर समझ लिया होगा, इसलिए करेक्ट आंसर पहला विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था प्राचीन काल में, मगध काल के दौरान, इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। मगध वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है ना? तो ये गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसी को प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे। यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी, सूर्यातपन या सूर्यातप, सौर विकिरण? करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर तीसरा विकल्प हो जाएगा, सूर्यातपन। सूर्यातपन को सूर्याताप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्याताप भी इसी को बोलते हैं। यह क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी जो गर्म होती है वो सूर्य की ऊष्मा के द्वारा गर्म होती है। जब पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊष्मा आती है पृथ्वी उसको रोक लेती है, वही क्या कहलाता है? सूर्यातप कहलाता है या सूर्यतपन कहलाता है। पृथ्वी ऊष्मा को रोक लेती है, ऊर्जा को रोक लेती है। ठीक है ना? यही पृथ्वी पर तापमान के जो वितरण है इसको प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। जो पृथ्वी पर तापमान जो टेम्परेचर होता है उसको प्रभावित कौन करता है? सूर्य की तपन प्रभावित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। क्यों अधिक है? लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। जो दलित समाज की बेटियां हैं यानी कि जो लड़कियां हैं और आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं उनके द्वारा स्कूल बहुत ज़्यादा छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं उनका आपको यहाँ पर कारण बताना है।
कारण यहाँ पर आपका होगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, क्योंकि जो दलित लोग होते हैं ना, यहाँ पर एक व्यवस्था की बात मैं करने वाला हूं। दलित और आदिवासी, आदिवासी ऐसे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं ना, तो ये लोग गरीब होते हैं, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है और इनको सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। अन्य लोग इनसे कहते हैं कि तुम आदिवासी हो, तुम दलित हो, ये हो वो हो, तो इस कारण भी ये लड़कियों का कारण बनते हैं विद्यालय छोड़ने का, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी विकल्प हो जाएगा। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय राज्य के अर्थ का ऊपर कथन में क्या कहा गया है? सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य के पास भी नियंत्रण है और संतुलन भी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से पूछा है भारतीय राज्य के अर्थ में, ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ पर बताता है। किसको बताता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ पर दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। उष्ण का मतलब गर्म। महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन क्या है? शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल को लाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये दूसरा वाला तो गलत है, पहला वाला सही है। कैसे गलत है और कैसे सही है, इस कंसेप्ट को आप यहाँ पर समझ लो। सबसे पहले आपको मालूम होगा जो अपनी ग्लोब है, ग्लोब में जो विषुवत रेखा है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, बीच वाली को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। 0 इसका मान होता है 0 अक्षांश। इसके ऊपर होती है कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा, जिनका मान कितना होता है? 23.5। इसका भी 23.5 ही होता है, परंतु ये उत्तर में स्थित है तो उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा ये दक्षिण में स्थिति होती है, इसलिए दक्षिणी अक्षांश इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य की ऊष्मा कहाँ पर मिलती है? सबसे ज्यादा सूर्य की ऊष्मा मिलती है ये विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा। और ये जो कर्क रेखा ऊपर है और मकर रेखा है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। कैसा कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उष्ण का मतलब यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा सूर्य की प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। कैसी? भयंकर गर्मी पड़ती है। और ध्रुव पर यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। ना ही यहाँ पर ये जो ऊपर वाले जो ध्रुव है यहाँ पर बर्फें जमी रहती हैं, यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुंच पाती है, बीच वाला क्षेत्र गर्म होता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझाता हूँ। भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा कौन सी? जहाँ पर सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। अगर यहाँ पर कोई समुद्र है, इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा पड़ेगी तो समुद्र कैसा होगा? गर्म होगा, यानी कि महासागर की धारा कैसी होगी? गर्म होगी। तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये ध्रुवों की ओर ऊपर की ओर जाती हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल कैसी कही गई है? बिल्कुल सही कही गई है। दूसरा कथन कैसे गलत है? शीत महासागरीय धाराएं, शीत वाली धाराएं कहां पर होती हैं? ये ध्रुवों पर होती है ना, ध्रुवों पर ज्यादातर आपकी पाई जाती हैं। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल को ले जाती हैं, ये बात एकदम गलत कही गई है। बल्कि ये कैसी जल को ले जाती हैं? ये उच्च से निम्न को निम्न को ले जाती हैं, उच्च से निम्न को ले जाती हैं। यहाँ पर होना चाहिए उच्च से निम्न, इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो गया है। इसलिए केवल और केवल यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर कौन सा होगा? ए सही है और सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? अब आपको क्या करना है? गलत वाला ढूंढना है।
जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचना एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल कार्य है, तो बात सही कही गई है। संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। क्या दोस्तों, जो संचार माध्यम है उसमें सरकारी हस्तक्षेप नियमित रहता है, नियमित रहता है। ये तो बात एकदम गलत बोली गई है, ये गलत हो जाएगा। विज्ञापनों के द्वारा धन कमाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा खूब अर्निंग की जाती है, ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं, हर समय परिवर्तन होता ही रहता है, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। और गलत वाला आपसे पूछा है ना, तो गलत मैंने आपको बताया है, बी वाला यहाँ पर गलत होगा। इसमें सरकार का कोई नियमित हस्तक्षेप नहीं होता है, ये बात एकदम गलत है। गलत वाला ही आपको बताना है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे हमारा जो समाज है ये विविधतापूर्ण है। आखिर विविधतापूर्ण क्या होता है, विविधता क्या होता है? जैसे लोगों की भाषाएं हो गई, कोई दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वगैरह बोलता है, उत्तर भारत में हिंदी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, पंजाबी बोलता है, ठीक है ना, खड़ी बोली बोलता है, देहाती बोलता है, उत्तर प्रदेश की भाषा बोलता है, और वहीं महाराष्ट्र में कोई मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है ना, असम में असमिया बोलता है। ये क्या है? ये एक विविधता है। क्या है? विविधता है। विविधता कोई नकारात्मक नहीं होता, ये सकारात्मक होता है, लोगों को मिलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विविधतापूर्ण समाज होता है, लोगों के धर्म भी अलग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, यही होता है विविधतापूर्ण समाज। अब आते हैं विकल्पों पर। ये बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात कही गई। प्रतिबंधित नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों को ये समझाते हैं कि अपना समाज कैसा है और कैसा चलना चाहिए, ये बात एकदम गलत कही गई है। ये विवादित मुद्दों से दूर रहें। मुद्दों से कैसे दूर रहें, ये भी बात यहाँ पर कैसी है, ये भी बात यहाँ पर गलत है। सभी क्षेत्रों व सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, ये बात एकदम कैसी हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों, ये बात कैसी है, ये बात एकदम गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। यहाँ पर सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? अगर आप बच्चों को इतिहास पढ़ाना चाहोगे तो उसके लिए सबसे जो प्रभावी तरीका होगा वो कौन सा होगा? प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर कहानी कथन पद्धति। बच्चों को इतिहास समझाओगे आप तो डायरेक्ट प्रश्न उत्तर से आप शुरू नहीं करोगे, ना ही व्याख्या प्रदान करोगे, ना ही चर्चा पद्धति को यहाँ पर शुरू करोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण और जो प्रभावी तरीका होगा वो कौन सा होगा? वो होगा कहानी कथन पद्धति। कहानी आप सुनाओगे इतिहास पढ़ाने या समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या करते हैं? सामाजिक विज्ञान जो है, सोशल साइंस जो है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसका महत्व है आपको बताना है। लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। क्या केवल सामाजिक विज्ञान से लोकतंत्र के बारे में ही सीख सकते हैं? नहीं, तमाम प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, भूत यानी कि जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं उनका भी मूल्यांकन कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर कैसी है, ये बात भी यहाँ पर सही है। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित भी कर सकते हैं, तरीके जानकर, ये बात कैसी है, एकदम सही है। परंतु आपको सबसे उपयुक्त वाला कथन बताना है ना, तो सबसे उपयुक्त जो कथन होगा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। जो एसएसटी होती है उसमें हम लोग भौगोलिक मुद्दे, राजनैतिक मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, इस सारे प्रकार के मुद्दों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष निकल कर आता है कि समाज और उसके पर्यावरण को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। न्यायपालिका को संसद द्वारा कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है
ये करता क्या है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है पत्नी, पुत्र, पुत्रों, पुत्र पुत्रियों को। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। 2005 का जो हिंदू अधिनियम लागू किया गया है, उसमें अगर किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर उस पत्नी का हक होगा और उसके पुत्र का हक होगा। पुत्र के साथ पुत्री यानी कि जो बेटियां होंगी उनका भी यहाँ पर हिस्सा होगा। पत्नी, पुत्र, पुत्रों या पुत्र पुत्रियों का भी यहाँ पर हिस्सा होगा। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर कौन सा यहाँ पर होगा, भाई का यहाँ पर नहीं होगा, ना ही बहन बहनों का होगा, ये भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला वाला विकल्प हो जाएगा, पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री या पुत्रियों का हिस्सा यहाँ पर होने वाला है। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। मोम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पर परंपरागत आपको बताना है। परंपरागत का मतलब क्या होता है, परंपरागत का मतलब होता है ऐसे स्रोत जिनका एक बार इस्तेमाल कर लो बस खत्म, ठीक है ना। इनको अनवीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवीकरण के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं। यहाँ पर ये मोम क्या कोई स्रोत है, ये मोम कोई स्रोत होती है या नहीं। बायोगैस, प्राकृतिक गैस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। एक बार इस्तेमाल करने पर दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे पेट्रोलियम है, खनिज है, कोयला है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्राकृतिक गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। अति पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं ना, उनको वन अधिकार 2006 अपने शीर्षक की श्रेणी में अधिकारों को स्वीकारता है। किन जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। जो ऋतुएं होती हैं ना, ये किस कारण से यहाँ पर होती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। ये यहाँ पर बात कैसी हो गई, यहाँ पर ये बात एकदम रिपीट हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23.5 दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिमंडल और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो ऋतुएं जो बदलती हैं, जो ऋतुओं का कारण होता है, ऋतुओं में जो कारण होता है वो किस कारण से होता है, पृथ्वी का जो परिक्रमण है और उसका एक ही दिशा में अक्ष का झुका होना इसका कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कहता है कि कॉमन एरा क्या है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा डी विकल्प। ये कैसा एरा है, ये क्रिश्चियन एरा है जो कि दुनिया में वर्तमान समय में यही सभी जगहों पर स्वीकृत किया गया है। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, कॉमन एरा जिसको CE बोलते हैं। C का मतलब कॉमन, E का मतलब एरा, एरा का मतलब टाइम, इसको करंट टाइम भी बोलते हैं। CE को करंट टाइम बोलते हैं। जैसे वर्तमान में 2024 या 2025 को आप लिखोगे, कई देशों में 2025 को CE लिखा जाता है, यानी कि 2025 कॉमन एरा करके लिखा जाता है। आपको पता होगा BC
बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है? ईसा पूर्व कहलाता है, जिसको बीसी के नाम से जानते हैं। वर्तमान जो समय है, जैसे 2024 या 25 को हम लोग लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2025 ईस्वी। कैसे लिखेंगे इसको? ईस्वी या सन ईस्वी, इस प्रकार से लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2025 एडी, एडी भी लिख सकते हैं, और कई देशों में इसको कॉमन एरा यानी कि सीई करके भी लिख सकते हैं। अंतर दोनों में इतना यहाँ पर है। जो एडी मैंने आपको बताया है, एडी का मतलब होता है एनो डामनी, यानी कि जो वर्तमान काल है इसको एडी भी बोलते हैं। कहीं कहीं देशों में जहाँ पर ईसाई धर्म को अपना के रखा है वहाँ पर इसको सीई यानी कि कॉमन एरा को जानते हैं। ये जो टाइम है ये वर्तमान समय को बताता है, ठीक है ना, वर्तमान समय को बताता है। जैसे 2025 को एडी भारत में लिखा जाता है, अन्य देशों में भी लिखा जाता है, और कई जो क्रिश्चियन देश हैं वहाँ पर 2025 सीई करके लिखा जाता है। अंतर केवल इतना ही है, जिसको मैंने आपको समझा दिया, इसलिए करेक्ट आंसर डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है वो अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी को भू-आव के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से विकल्प ए, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है। बी, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है पृथ्वी को भू-आव के रूप में क्यों वर्णित करते हैं? भू-आव यानी कि जियोइड, जियोइड के रूप में क्यों वर्णित करते हैं? पृथ्वी को भू-आव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं ऊपर वाले, ये ध्रुव कैसे हैं? ध्रुव इसके चपटे हैं। ध्रुव कैसे हैं? ध्रुव इसके चपटे हैं, और बीच में ये कैसी है? बीच में उभरी हुई है, इसीलिए पृथ्वी को भू-आव बोलते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये ध्रुवों के पास कैसी है? चपटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 20। कहता है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर विद्यार्थी, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पर आईने अकबरी, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये अकबर से संबंधित है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा? वो यहाँ पर पहला वाला आंसर हो जाएगा। ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। चलिए अब आपको यहाँ पर बताता हूँ। आईने अकबरी ये थर्ड पार्ट है। किसका थर्ड पार्ट है? ये अकबरनामा ग्रंथ का थर्ड पार्ट है। कौन सा ग्रंथ? अकबरनामा एक पुस्तक है जिसके 3 भाग किए गए हैं। तीसरे वाले भाग को आईने अकबरी कहते हैं। पहले वाले भाग में अकबर का पूर्वज का वर्णन है, दूसरे में अकबर की शासन की घटनाएं हैं, वहीं तीसरे में पद, वेतन, सैनिक रख रखाव और विविध पहलुओं के विषय में ये सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है आईने अकबरी। अकबरनामा को लिखा किसने है? अबुल फजल ने लिखा है। किसने? अबुल फजल ने लिखा है, जो कि अकबर का कौन था? एक दरबारी लेखक कह लो या उसका करीबी मित्र कह लो। किसको? अबुल फजल को। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। अकबरनामा ग्रंथ मैंने आपको बताया ये 3 पार्टों में डिवाइड है। पहले पार्ट में पूर्वज का वर्णन है और दूसरे में शासन की घटनाओं का वर्णन है। तीसरे को क्या बोलते हैं? तीसरे को आईने अकबरी बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। तो पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तीसरा भाग है, तीसरा भाग है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? किसको उड़ाने के लिए? हवाई जहाज या वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उपयुक्त मानी जाती है? तो वो परत मानी जाती है समताप मंडल। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो ये मंडल वाला बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के सभी मंडल आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे समताप मंडल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। और इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। इसमें मौसम वाली कोई घटना नहीं होती है। घटना नहीं होती है, नहीं होती है मौसम वाली घटना। क्या नहीं होती है? मौसम वाली कोई घटना नहीं होती है। ये एकदम स्वच्छ होता है, मौसम से मुक्त होता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यही इसका मुख्य कारण है। अब मैं आपको मध्यमंडल की बात बताऊंगा। यहाँ पर उल्का पिंड आने पर जल जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। उल्का पिंड आने पर जल जाता है किस परत में? तो मध्यमंडल में, जिसको मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर उल्का पिंड जल जाता है। तापमंडल, तापमंडल जिसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है ना। यहीं पर रेडियो वाली तरंगें जो होती हैं वही परावर्तित होती हैं तापमंडल में। किसमें? तापमंडल में परावर्तित होती हैं। इसको बाह्य मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य, क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल भी इसी को ही बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्षोभ मंडल। यही वो मंडल है जिसको मौसमी परिवर्तन कह लो या मौसम वाली परत के नाम से भी जानते हैं। इसमें मौसम वाली घटनाएं होती हैं। कैसी घटनाएं? मौसम की घटनाएं इसी में होती हैं। आंधी तूफान ओला बारिश सब कुछ क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, ये सारी जानकारियां मैंने आपको यहाँ पर बता दी। करेक्ट आंसर भी मैंने आपको बता दिया। समताप मंडल यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में या सारनाथ में? तो इन्होंने सबसे पहला जो अपना क्या दिया था, प्रवचन कह लो या उपदेश कह लो ना, तो इन्होंने सारनाथ में सबसे पहले अपना प्रवचन या उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य में हड़प्पा के नगरों की सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो हड़प्पा वाला क्वेश्चन भी 1-2 आपसे पूछे ही जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि NCERT में एक टॉपिक दिया गया है आरंभिक नगर करके। ठीक है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा के नगर देखने को मिले वो सबसे ज़्यादा गुजरात में ही देखने को मिले। और अधिकांश जो हड़प्पा के स्थल हैं वो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, सिंधु हो गया, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं? एक तो लोथल है। लोथल को बंदरगाह भी बोलते हैं ना, हड़प्पा का बंदरगाह लोथल को बोलते हैं। लोथल आपके कहाँ पर है? गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में कौन सा है? हरियाणा में वनावली। कौन सा? वनावली हरियाणा में है। और राखीगढ़ी, कौन सा दोस्तों? राखीगढ़ी भी कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में है। और पंजाब में क्या है? पंजाब में रोपड़, पंजाब में रोपड़ है। ये महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो ये जानकारियां आपको होनी चाहिए क्योंकि मिलान वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, रक्षक मेखला की एक विधि है। ये रक्षक मेखला क्या होती है? ये दोस्तों मृदा संरक्षण की विधि है। किसकी? मृदा संरक्षण की विधि है। जो मृदा कटाव होता है ना, उसको रोकने की एक विधि है। रक्षक मेखला का विधि जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है मृदा संरक्षण में। पवन की जो गति होती है, पवन की, यहाँ पर लिखना चाहूँगा, पवन की गति की रोकथाम के लिए, पवन की गति को रोकने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? वो विधि आपकी कहलाती है रक्षक मेखला। जब पवनें बहुत तेज से बहती हैं तो अपने साथ उपजाऊ मृदा या भूमि को उड़ा ले जाती हैं, इसलिए भूमि बंजर हो जाती है। उसको बचाने के लिए रक्षक मेखला विधि का इस्तेमाल किया जाता है, पवन की गति को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए या रोकने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं आपको सारी की सारी जानकारियाँ वक्त वक्त पर यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ देता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा।
25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं पटकथा लेखक, मानव विज्ञानी, आदिवासी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। सी के जानू ये बहुत प्रतिष्ठित क्या है, ये एक प्रकार के क्या है, ये एक आदिवासी कार्यकर्ता है। क्या है, ये एक आदिवासी कार्यकर्ता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की फारसी का, अरब भारतीय या फारसी भारतीय शैलियों का। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी विकल्प, फारसी और प्लस भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल वास्तुकला। जो मुगल वास्तुकला है ये फारसी के साथ साथ भारतीय शैलियों का भी मिश्रण इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। पहला ही वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया। ये क्वेश्चन इसी वर्ष एग्जाम में पूछा गया था और पिछले 2-3 वर्षों में भी पूछा गया है, यानी कि ये 3 से 4 बार एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया था, ये दिया था चाचा नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नारा दिया था या मुहावरा दिया था, विविधता में एकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 29 नंबर का। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, आरंभ जहाँ से होती हैं उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ से सबसे पहले भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, आप क्या करेंगे। उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया गया है। जैसे यहाँ पर बात करी गई है अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान आप किसान हो और आप कर नहीं चुका पा रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा। इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, साहित्य का महत्व, स्रोतों का महत्व, संस्कृति का सम्मान। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना आप करोगे। क्या करोगे, यहाँ पर फटाक से आपके मन में क्या होगी, कल्पना उठेगी कि हम अलाउद्दीन खिलजी के दौरान एक किसान थे, हमें कर नहीं चुकाना था या कुछ भी करना था, तो आपके अंदर एक कल्पना सी जागृत होगी। क्या होगी, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना जागृत होगी, यानी कि ये इतिहास के प्रति कल्पना को बढ़ावा दे रहा है ये कथन। पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, भारत का ही था। बी पट्टाभी सीतारामैया, टी कृष्णामाचारी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जो थे ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। करेक्ट आंसर सी विकल्प यहाँ पर होगा। यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन जनहित याचिका पिल द्वारा क्या होता है, न्यायिक सक्रियता में गिरावट आती है, सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है, न्याय मिलने में बढ़त होती है, न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। तो क्या यहाँ पर उत्पन्न होता है, जो जनहित याचिका जो दायर की जाती है, पिल दायर जो की जाती है पत्रिका, ठीक है ना, जनहित याचिका, वो न्याय मिलने की बढ़त के लिए, ठीक है ना, न्याय मिलने के लिए की जाती है, न्याय मिलने में बढ़त के लिए। करेक्ट आंसर सी विकल्प यहाँ पर होगा। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थीं, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर या ताड़ पत्रों पर। तो सबसे जो पुरानी पांडुलिपियाँ थीं ये ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी, ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। भुर्ज नामक जो पेड़ था उसकी छाल पर लिखी गई थी,
भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर ये पांडुलिपियां सबसे पहली लिखी गई थी। तो यहाँ पर पांडुलिपि की बात करी गई है, मैनोस्क्रिप्ट की बात करी गई है, जो हाथों से लिखी जाती थी वो भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख किस पे लिखे होते हैं? अभिलेख, जो अभिलेख होते हैं ये किस पे लिखे होते हैं? ये पत्थर पर लिखे होते हैं, या जो कठोर धातु है उस पर लिखे होते हैं, या उकेरे हुए होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। अभिलेख पत्थर या कठोर धातु की सतह पर खुदे होते हैं, वहीं पांडुलिपियां ताड़पत्रों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी होती हैं। ये महत्वपूर्ण है, दोनों ही चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। यहाँ पर ताड़पत्र करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? सामाजिक विज्ञान को अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, सभी प्रथाओं को बनाए रखना। आगे यहाँ पर क्या है? साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हों। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। आगे स्रोतों के ट्राईएग्यूजेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। यहाँ पर एक वाक्य आपका गलत है, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। निष्कासन करना, बाहर निकालना, ये गलत होते हैं ना, तो यहाँ पर सी आपका गलत होगा। जिन जिन में सी लगा होगा वो ऑप्शन यहाँ से आपका कट जाएगा, उसको आप काट दो, बचेगा डी वाला। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बी डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी और डी। बी यहाँ पर होगा और डी आंसर होगा। पहला क्यों गलत है? क्योंकि अतीत की सभी, यहाँ पर बात करेगी सभी सांस्कृतिक, सभी नहीं, कुछ मुख्य हो उनको ही ले लो, उनको ही बता दो, ठीक है ना। सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को नहीं रखना चाहिए, बल्कि प्रमुख जो काम आ जाएं, इसलिए ये गलत कर दिया गया है। तो बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 38 नंबर का, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन थे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 39 नंबर का, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से होकर के, दक्षिणी अमेरिका से होकर के, अफ्रीका से होकर के, उपयुक्त में से कोई एक महाद्वीप। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है, नहीं गुजरती है, नहीं आपसे पूछा है, तो ये अफ्रीका से होकर के गुजरती, ये बात एकदम सही यहाँ पर हो जाएगी। ये आपकी उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है ना, उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से भी होकर के गुजरती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पहला वाला होगा, उत्तरी अमेरिका से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में आपको सही बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी विकल्प होगा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं, जो तीनों रेखाएं हैं वो यहीं से होकर के गुजरती हैं। ये बात आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँगा 41 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? सृजनात्मक आपको बताना है, अभिसारी, उत्पादक, मनन या निगमन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उत्पादक। उत्पादक यानी कि उत्पन्न करना, किसी चीज को बनाना यानी कि सृजन करना। सृजन का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए? उत्पादक होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बात यहाँ पर करेक्ट बैठेगी उत्पादक के साथ। चलिए यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक की प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? क्वेश्चन का मतलब है जैसे ही आप इतिहास की पुस्तक पढ़ते हो, पुस्तक में शुरुआत जो की गई है वो एक युवा लड़की या युवा लड़के से की जाती है। यह ऐसा क्यों किया गया है? क्यों किताब लिखने वाले ने ऐसा किया है? आपको बता देना है। यह दिखाना कि लड़के व लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं।
यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। तो यहाँ पर यही वाला करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से ये शुरुआत की जाती है। युवा लड़का या लड़कियों के द्वारा पहले पाठ या चैप्टर की शुरुआत की जाती है। पूछताछ और खोज क्षमता विकसित हो सके, इसलिए डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इनकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से ये भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। यहाँ पर जो ब्रांडिंग होती है, उत्पादों की जो ब्रांडिंग करी जाती है वो इसलिए की जाती है जो बाजार में अन्य वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से ये वस्तु अलग दिख सके, ब्रांड वाली अलग दिख सके। बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से भिन्न करता है, ब्रांड वाली वस्तु अलग ही दिखती है। तो यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों ने व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा। व्यर्थ सामग्री से कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर अधिक संरचनात्मक बच्चे को चुनिए। अब आपको करना क्या है, अधिक संरचनात्मक वाले बच्चे को चुनना है, जिसने अच्छी रचनात्मक मतलब कि रचना करी हो, उस बच्चे को आपको यहाँ पर चुनना है। थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तु में बदलने की दृष्टि दिखता है या रखता है। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग, महंगी सामग्री का प्रयोग न करने के प्रति सचेत, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम उसकी स्वीकृति लेता है। यहाँ पर जो आपको रचनात्मक जो बच्चा दिख रहा है उसको पहचानना है। यहाँ पर मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। जो हिस्ट्री है उसका जो अध्यापन किया जाता है उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, केंद्र किस पर होना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। यहाँ पर एक शब्द आया है बहुप्रदर्शनों की संकल्पना, इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हुआ। बहुत से प्रदर्शनों की संकल्पना नहीं बतानी चाहिए, ये बात एकदम गलत है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, ये तो सही बात है। तो यहाँ पर केवल और केवल बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है 41 नंबर का क्वेश्चन। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे। लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में, चमड़े के काम में या बुनने के काम में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बुनने, यानी कि बुनकर समुदाय था। कैसा समुदाय था, ये बुनकर समुदाय था। तंती, मोमिन, देवंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर गलत कथन की पहचान कर लेनी है। यहाँ पर कौन सा गलत होगा आपको बताना है। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और प्रोन्नति की अनुमति प्रदान करता है, ये गलत है। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा वो किसी भी धर्म को, विशिष्ट धर्म को प्रोन्नति यानी कि उसकी प्रशंसा या उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, ये बात गलत है। गलत आपको बतानी है, तो मेरे हिसाब से पहले ही वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये सभी सही दिए गए हैं। किसके बारे में, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में आपसे गलत पूछा है ना, तो गलत यहाँ पर पहले ही वाला दिया गया है, इसलिए पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 43 नंबर के क्वेश्चन की। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र
मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि मत्स्य का मतलब मछली, मत्स्य का मतलब मछली प्रचुर है, यानी कि मछलियां बहुत पाई जाती हैं। कहाँ पर? जापान के आसपास और अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास। ऐसा क्यों है? तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है, तट के साथ ठंडी धारा बहती है, दंतुरित तटीय क्षेत्र। ऐसा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का जहाँ पर में मिलन होता है, कैसी धाराओं का? गर्म व ठंडी धाराओं का जहाँ पर मिलन होता है, वो क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ पर मछलियाँ बहुत अधिक उत्पन्न होती हैं जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं। ये बात एकदम सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। दंतुरित तटीय क्षेत्र किस महासागर का है? तो अटलांटिक का है, अटलांटिक का है ये दंतुरित क्षेत्र। ठीक है, ये भी याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान। व्याख्यान तो हमेशा ही गलत होता है। संविधान के आमुख को प्रदान करके उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ देंगे, ये तो गलत है। सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेडागोजी का यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आगे 45 नंबर का, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन यानी कि जो दिन होता है जब सूरज उगता है पूरे दिन में, तो ये दिन की परिभाषा आपसे पूछी गई है। जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। ठीक है ना, जो कि दिन कहलाता है। दिन क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत का उदाहरण आपसे पूछा है, कौन है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाससेज पर्वत। भ्रंतोस्त पर्वत का निर्माण कैसे होता है? भ्रंश होता है। जो धसा हुआ भाग है ये क्या है? ये भ्रंश है। यानी जब पर्वतों में दबाव पड़ता है तो कुछ भाग पर्वत का नीचे धस जाता है, वही भ्रंश पर्वत बन जाता है। तो बाससेज पर्वत कैसा है? ये एक भ्रंश पर्वत है। हिमालय कैसा है? हिमालय यूराल पर्वत, यूराल पर्वत जो है उसी की श्रेणी में आता है, यानी कि ये युवा पर्वत है। कैसा पर्वत है? युवा पर्वत है, और ये बलित पर्वत है। ठीक है ना, हिमालय कैसा पर्वत है? युवा बलित पर्वत है, ये बलित पर्वत है। अल्पेशियन भी बलित की श्रेणी में आता है, यूराल भी आपके बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। और भ्रंश पर्वत कैसा है? ये बाससेज पर्वत की यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, भ्रंश वाला पर्वत। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। बिल्कुल उपयोगी होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने कई सारी ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो कि ऐतिहासिकता के बारे में है, जैसे मोहनजोदड़ो है, पद्मावत मूवी है। तो ये बहुत सारी मूवी जो कि सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि को उत्पन्न यहाँ पर करती हैं। आपको बताना है व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में होती हैं उपयोगी, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने के लिए, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण में। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी विकल्प। डी विकल्प कैसे होगा? क्योंकि जो फिल्में होती हैं वो ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाती हैं सजीव चित्रण के साथ, ठीक है ना, विभिन्न आयामों के साथ, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी विकल्प यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं, बिल्कुल कम टाइम में आपको कराता हूं। कोई भी टीचर आपको इतनी जल्दी में इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराएगा। वो 1 घंटे में मात्र 15 से 20 ही क्वेश्चन कराता है। हर टीचर को मैंने देखा है 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कराता है? मात्र 15 से 20 ही क्वेश्चन कराता है। मैं आपको यहाँ पर 60 के 60 क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 कथन है और उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है।
आलोचनात्मक सोच, धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो धारणाओं को और जो विचार होते हैं उनके विस्तार को बढ़ावा प्रदान करती है। सही बात है। यह दूसरों के तर्क और विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में भी मदद नहीं करती है, ये बात गलत है, बल्कि ये मदद करती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ए सही और बी गलत। यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है, किस काल में कर प्रथा विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा या वैदिक काल? यहाँ पर राइट आंसर होगा महाजनपद। महाजनपद के काल जो कर प्रथा थी, टैक्स वाली प्रथा थी, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। महाजनपद काल के दौरान सभी लोगों से कर लिया जाता था। जैसे मैं आपको बताऊं, व्यापारी जो थे उनसे भी कर यहाँ पर लिया जाता था। पशुपालक लोग थे जो पशुओं को पालते थे, पशुपालक थे, उनसे भी यहाँ पर कर लिया जाता था। और किससे लिया जाता था? किसानों से भी कर लिया जाता था। पशुपालक से पशुओं के रूप में भी कर लिया जाता था। उनसे जो उत्पन्न जो सामग्री है, दूध, दही, मट्ठा, ठीक है, उस रूप में कर लिया जाता था। व्यापारियों से भी कर लिया जाता था, ठीक है ना। ये तमाम प्रकार से वहाँ पर कर लिया जाता था, हर व्यक्ति से लिया जाता था। ये बात आपको भेजे में अपने सेव कर लेनी है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर महाजनपद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ये घोषित किया था डलहौजी ने। ये डलहौजी एक बेकार व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? एक बेकार व्यक्ति था, क्योंकि इसने कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का ही विलय कर दिया, है ना। ये डलहौजी बहुत गंभीर कह लो या बेकार व्यक्ति कह लो, क्योंकि इसने भारत को इतना लूटा जितना मैं बोल नहीं सकता हूँ। 1856 में इसने भारत की ऐसी दुर्दशा कर दी कि सब कुछ तहस नहस कर डाला, ठीक है ना। इसी ने ही रेलवे की शुरुआत की थी, डलहौजी ने ही, और इसी ने ही 1856 में अवध का विलय कर दिया था। कुशासन के आरोप में इसका विलय कर दिया था। विलय नीति यही लाया था, ठीक है ना। इसने बहुत सारे राज्यों का अधिग्रहण कर लिया था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे 51 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रारंभ किया है? किस भाषा में मलयालम भाषा और लिपि में प्रयोग किया है राजवंश ने? तो उस राजवंश का नाम क्या है? चेर। जो चेरा राजवंश है ये दरअसल दक्षिण भारत का है। कहाँ का है? ये साउथ इंडिया का है ना, साउथ इंडिया का है। सबसे पहले मलयालम भाषा लिपि का इसी ने इस्तेमाल किया है, चेर ने। देखो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, चेर, पांड और क्या है, चेर, पांड, चोल, चोल, चेर, पांड, ये तीन है ना, इनको मोवेंदार भी बोलते हैं। मोवेंदार के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं। ये बात आपको याद कर लेनी है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मोवेंदार किसको बोलते हैं? चोल, चेर, पांड, ये 3 लोग हैं जो कि दक्षिण भारत की सरदारी राजवंश की श्रेणी में आते हैं ना। इन्हीं को संयुक्त रूप से मोवेंदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोवेंदार। इन्हीं को संयुक्त रूप से बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थे। ये बात आपको याद कर लेनी है। यहाँ पर मलयालम वाला मैंने आपको राइट आंसर बता दिया। मलयालम भाषा लिपि का प्रयोग चेर राजवंश ने किया। 52 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। विवादास्पद इस मुद्दों से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। विवाद वाले मुद्दे हों चाहे ना हो, तो ऐसे मुद्दों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना, यही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सभी धर्मों का यहाँ पर क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए बहुलतावादी समाज में। किसमें? भारत के बहुलतावादी समाज में। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 53 नंबर का। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी की अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई?
तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, गांव के मुखिया को जिम्मेदारी किस में सौंपी गई थी, तो ये सौंपी गई थी महलबारी बंदोबस्त में, जिसको 1822 में शुरू किया था होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी नामक का एक व्यक्ति था, उसने शुरू किया था 1822 में महलबारी बंदोबस्त, जो कि उत्तर भारत में लागू की गई थी। कहाँ पर? उत्तर भारत में इसको लागू किया था। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है 54 नंबर का, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान तो हमेशा ही नहीं होगा, ये तो गलत होगा। श्रव्य दृश्य सामग्री हो सकती है। कार्य निर्धारण, ये गलत है। वाद विवाद, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दृश्य श्रव्य, जो देखने और सुनने वाली सामग्री होती है, उससे वो साधन सबसे सहायक होता है। किसी भी क्षेत्र की मैं बात कर लूँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा श्रव्य दृश्य सामग्री, जो कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में महत्वपूर्ण सहायक साधन हो सकता है। 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा का सबसे उपयुक्त होगा? समय रेखा, जो काल रेखा होती है ना, टाइम पीरियड वाली लाइन, वो क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास में? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, यह बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है। तो पहले ही वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने के लिए समय रेखा महत्वपूर्ण होती है। 56 नंबर का क्वेश्चन, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो पूरा पाषाण काल सबसे लंबी अवधि मानी गई है। 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा यहाँ पर वर्क बताया गया है, उसको आपको बताना है। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच में नई गाड़ी चलाना, ये केंद्र सरकार का काम है, इसलिए गलत होगा। 1000 के नोट का नया डिज़ाइन कौन लागू करेगा? क्या सरकार लागू, या क्या राज्य सरकार लागू करेगी, या केंद्र सरकार? तो आपका जवाब होगा कि केंद्र सरकार इसको यहाँ पर लागू करेगी, ना कि राज्य सरकार। इसलिए ये भी यहाँ पर गलत होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए क्या उत्तर प्रदेश जाएगा, या बिहार जाएगा, या बंगाल जाएगा? नहीं, इसके लिए केंद्र सरकार को जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये केंद्र सरकार के ये काम यहाँ पर हैं। ये तीनों के तीनों किसके काम हैं? ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम यहाँ पर बताए गए हैं। जबकि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना या चालू करना, कुछ भी करना, ये राज्य सरकार के हाथों में होता है। बोर्ड का एग्ज़ाम कराना, स्टेट बोर्ड, है ना, तो ये किसका काम होता है? ये होता है राज्य सरकार का काम। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर क्या करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित यानी कि एडिट करने पर क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। ये बात गलत कही गई है। क्यों गलत है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल पहला, डी विकल्प। दूसरा क्यों गलत है उस चीज़ को समझ लो आप। अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका है, अगर वो क्या करती है, लड़कों के साथ तथ्य फैक्ट की बात करती है और लड़कियों की भावनाओं पर वो बल देती है, तो इनमें क्या उत्पन्न होगा? भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि तुम लड़कों को तथ्य समझाओगे और लड़कियों को भावनाओं के बारे में बताओगे, ये बात गलत होगी ना, ये भेदभाव को बढ़ावा देगा। इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत होगा, पहले ही वाला राइट होगा। केवल यहाँ पर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, छोटे बच्चों की कक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक आंकड़े। मैंने हर बार आपको बताया है प्राथमिक स्रोत या प्राथमिक आंकड़े का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। कोई चीज़ आपने आंखों से देख ली, वही प्राथमिक आंकड़ा है, प्राथमिक स्रोत होता है। जैसे कोई छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि
निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। अब आपको द्वितीयक स्रोत के बारे में बताना है ना। द्वितीयक स्रोत ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे कोई पुस्तक है ना NCERT की, आप उसको पढ़ रहे हो तो वो द्वितीयक है। जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं आप उसको अब पढ़ रहे हो तो वही होता है ना द्वितीयक। आंखों देखा हुआ जो प्रत्यक्ष होता है वो प्राथमिक में आता है। जो घटनाएं पहले ही घट चुकी हैं आप उसको अब वर्तमान में पढ़ रहे हो बीती हुई घटनाओं को, वो द्वितीयक स्रोत में सम्मिलित होती हैं। अब आपको द्वितीयक वाला आपको बताना है जो पहले ही हो चुका हो परंतु प्रत्यक्ष ना हो। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी यहाँ पर निरूपण। तो ये तो मौसम वाली एकदम कैसी खबर यहाँ पर बताई गई है, एकदम ये ताजी खबर बताई गई है कि मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा। तो ये तो आपका प्राथमिक में आएगा ना, आपको द्वितीयक वाला बताना है तो ये यहाँ पर आपका नहीं होगा। एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा। एक पुस्तक में, पुस्तक पता नहीं 2001 की है 2005 की है, अब आप पढ़ रहे हो उसको 2024-25 में, तो ये एकदम पुरानी हो चुकी, यानी कि द्वितीयक स्रोत में ही आ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही बैठेगी यहाँ पर। भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलोज बनाना ये बिल्कुल गलत है, ये भी यहाँ पर गलत है। साक्षात्कार या ये तो प्रत्यक्ष आपका हो जाएगा, ये तो प्राथमिक में आ जाएगा ना, ये तो आपके प्राथमिक स्रोत में आएगा। द्वितीयक आपको बताना है ना, तो द्वितीयक आपका होगा बी विकल्प। मैंने आपको बता दिया प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दें फटाक से। नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।